अब हम बात करेंगे मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट जो था वो कैसे था। उसने दो तरह के इनहेरिटेंस देखे। एक को हम मोनो हाइब्रिड कहते हैं, दूसरे को हम डायहाइब्रिड कहते हैं। मोनो हाइब्रिड में उसने एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल टाल कैरेक्टर, हाइट को सिलेक्ट किया, चाहे वो टाल हो या ड्वार्फ। बाकी सारे कैरेक्टर, वो सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप उसने देखा ही नहीं। उसने सिर्फ एक प्लांट लिया, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर सिलेक्ट किया। जो रेशो हमें मिलता है 3:1, इसे हम मोनो हाइब्रिड रेशो करते हैं। टाल और ड्वार्फ को क्रॉस करके जो F1 जनरेशन में इसे स्पीशी मिली वो क्या थी, टाल। क्योंकि वही ट्रेट वो एक्सप्रेस होगा जो क्या था, जो डोमिनेंट था। आप यहां पर देख सकते हैं पेरेंट्स में हमें दो गेमेट्स हैं, दो कॉपीज हैं, 2n, इसलिए इसे कहते हैं। n का मतलब, n जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर होता है। गेमेट्स में सिर्फ आधा ही होगा। जब इसने इस फिर F1 जनरेशन वाले को एक दूसरे के साथ सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, वहां पर क्या मिला हमें, टाल 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 3 और ड्वार्फ 1। इसी को हम 3:1 रेशियो कहते हैं। अगर आप फेनोटाइप देखेंगे, टाल है टाल है टाल है 3 और ड्वार्फ 1 है। जीनोटाइप क्या है, वो अलग अलग है। इसका होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, और ये है होमोजाइगस रिसेसिव। डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस में इसने दो कैरेक्टर सिलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने राउंड और येलो सिलेक्ट किया, राउंड शेप और येलो कलर, रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर इसने सिलेक्ट किया। जब इसने F1 जनरेशन में उसे देखा तो राउंड और येलो देखा। फिर जब इसने सेल्फ क्रॉस किया इस प्लांट को एक के साथ, जो इसने वहां पर रेशियो देखा 9:3:3:1, डायहाइब्रिड रेशियो इसे जो मिला वहां पर, इसने क्या देखा, जब हम राउंड और ग्रीन पी को क्रॉस करते हैं, एक प्लांट जो रिंकल्ड और येलो है, रिंकल्ड और येलो पी के साथ जब हम इसे क्रॉस करते हैं, हमें क्या मिलता है, फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे राउंड और ग्रीन पीस मिलते हैं, हमें सारे राउंड और ग्रीन पीस मिलते हैं। ऑन क्रॉसिंग द सेम फॉर F2 जनरेशन में हम जब इसे कहते हैं, इसे हम F2 कहते हैं, जो हमें दूसरी बार जनरेशन मिलती है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 9:3:3:1। Inheritance can be defined as a process of how a child receives genetic information from the parent। तो इनहेरिटेंस क्या है, ये विरासत हमें कैसे मिलती है, वो सारी प्रोसेस है, जीन फ्लो से लेकर ट्रेट एक्सप्रेशन तक, इस जो सारी प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। It simply means that due to inheritance, member of the same family possess similar characteristics। तो इसी विरासत की वजह से जो एक ही फैमिली के मेंबर्स होंगे उनकी कैरेक्टर्स क्या होंगे, उनके कैरेक्टर जो हैं वो एक जैसे ही होंगे। अब मेंडल्स के लॉज हैं कुछ जो हमें मानो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस से मिले। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मानो हाइब्रिड क्रॉस में हमें समझ आता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें डायहाइब्रिड क्रॉस से मिलता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, दैट जीन हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स। ये हमने देखा, एक ही जीन के दो अलील्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए क्या है, टाल भी है और ड्वार्फ भी है, और हमेशा एक्सप्रेस क्या होगा, एक ही होगा जो डोमिनेंट होगा, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। ये आप यहां पर देख सकते हैं। F1 जनरेशन में हमने जब देखा तो वही अलील एक्सप्रेस हुआ जो डोमिनेंट था, टाल यहां पर, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहती है कि जीन वही होगा, जीन का वही अलील एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट होगा, ट्रेड अगर मौजूद भी होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब क्या है, जो ट्रेट्स होते हैं वो हमें सेग्रीगेट हो जाते हैं कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। यानी जब गमीट्स बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, जब एक ऑर्गेनिज्म के गमीट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पेरेंट टाल था, यहाँ पर ये पेरेंट ड्वार्फ था, जब इसने गमीट बनाया, जब इसने गमीट बनाया तो ये एक दूसरे से अलग अलग मिलते हैं। तो हमें कौन सा गमीट मिल सकता है, हमें टाल भी मिल सकता है और ऑफस्प्रिंग को एक शॉर्ट ड्वार्फ गमीट भी मिल सकता है। ये कंप्लीटली अलग हो जाते हैं दोनों अलील्स। हेटेरोजाइगस से ज्यादातर समझ सकते हैं। तो ये गमीट बनाएगा टाल भी और ड्वार्फ भी, तो एक ऑफस्प्रिंग को क्या मिल सकता है, ये वाला गमीट भी और ये वाला गमीट भी हमें मिल सकता है। अब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इट सेज दैट द ट्रेट्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। यानी जो ट्रेट सेग्रीगेट हो जाते हैं, इन्हें एक दूसरे पर कोई भी
आप एक राउंड और येलो ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए। जब ये गेमिट्स बनाएगा, ये ऐसे गेमिट्स भी बनाएगा, राउंड और ग्रीन वाला भी बनाएगा, रिंकल्ड और येलो वाला भी बनाएगा, रिंकल्ड और। तो एक ट्रेड, चाहे ये राउंड है या रिंकल्ड है, इसके साथ येलो भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है। एक कैरेक्टर के साथ कोई भी कैरेक्टर दूसरा आ सकता है। इसका मतलब है टाल प्लांट ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। इसका इन्फ्लुएंस नहीं है कि टाल डोमिनेंट है तो इसके साथ डोमिनेंट दूसरा कैरेक्टर ही आएगा, येलो ही आएगा या ग्रीन ही आएगा। इसका एक दूसरे पर कोई असर नहीं है। अगर प्लांट टाल है तो उसमें कोई और भी एलील आ सकता है, फिर वो ग्रीन हो या येलो हो। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम जानेंगे कि ये एक्सप्रेशन कैसे होता है इन ट्रेड्स का। तो ट्रेड्स का एक्सप्रेशन कैसे होता है, हम उसे कहते हैं डीएनए जब एक दूसरे को कॉपी करता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए खुद फिर बनाता है प्रोटीन जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और यही प्रोटीन फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। ये एंजाइम भी हो सकता है, ये प्रोटीन, ये कोई हार्मोन भी हो सकता है, ये प्रोटीन। ये फिर उस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमें दिखाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए जो जीन होगा वो ऑक्सीजन बनाएगा, फिर ऑक्सीजन का जो अपना रोल है सेल डिवीजन वो कराएगा। इसी तरह हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ग्रोथ हार्मोन बनेगा उसके डीएनए से, फिर ग्रोथ हार्मोन टाल कैरेक्टर देगा या अगर कम होगा तो ड्वार्फ कैरेक्टर देगा। यही होता है ट्रेड्स का एक्सप्रेशन। ये कब होता है सब, ये गमीट्स के दौरान, गमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, उसमें डीएनए कॉपीज आ जाती हैं, हाफ डीएनए कॉपी इसमें आ जाती है। जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर जो है ये अपना रेस्टोर कर सकते हैं। Each gene is present as separate independent pieces that are called as chromosomes. तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। हमारे ट्रेट्स एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पे डीएनए होता है, जो डीएनए प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन फिर एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन पे एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारी ग्रोथ के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं वो बनाता है प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन, फिर वो ग्रोथ हार्मोन हमें टाल कैरेक्टर देता है। अब अगर ये अल्टरेशन आ गई इस जीन में, यानी कोई चेंज आ गई, वेरिएशन आ गई, अब इसका एक और अलील बन गया जो डिसफंक्शनल है, वो पूरे काम नहीं करता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो भी बनेगा वो प्रोटीन क्या होगा, वो डिसफंक्शनल होगा, वो अपना काम पूरा तरीके से कर ही नहीं पाएगा। जब वो कर ही नहीं पाएगा तो हमारा कैरेक्टर कौन सा आएगा, ड्वार्फ आएगा। तो यही कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, चाहे ये डिसफंक्शनल, चाहे ये ग्रोथ हार्मोन का अलील फंक्शनल हो या डिसफंक्शनल हो, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, वो हमें मिलते हैं पेरेंट से, चाहे मदर से या फादर से। जो भी एक जीन है ये सेपरेट हो जाता है एक इंडिपेंडेंट पीसेस पे जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है टोटल में, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ईच सेल के पास हमें दो दो सेट्स के क्रोमोसोम्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स होती है इंडिविजुअल्स में। ये गेमिट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गेमिट्स में एक ही सेट होता है, गेमिट्स में एक सेट होगा, ईच पेरेंट सेल में दो दो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। व्हेन दीज टू जर्म सेल्स कंबाइन, ये गेमिट्स की बात हो रही है, जब गेमिट्स मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ तो वो रेस्टोर करते हैं ये क्रोमोसोम नंबर। जब एन और एन मिलते हैं तो ये बनाते हैं 2n। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस में। न्यूबॉर्न में हमें देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम जो हमारे पास है वो 22 क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और एक और पेयर हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं। इस सेक्स क्रोमोसोम से हमें पता चलेगा कि हम मेल है या फीमेल है। ऑटोसोम से डिफरेंट बाकी कैरेक्टर जो हमारे हैं, ग्रोथ हार्मोन है, हमारी जो सारी रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो कंट्रोल करते हैं वो क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोम क्या है, वो कंट्रोल करता है कि हम फीमेल सेक्स हैं या मेल सेक्स हैं। हमारे पास क्रोमोसोम है एक्स और एक और क्रोमोसोम है वाई। एक्स हमें पेरेंट से मिल सकता है, मदर से भी और फादर से भी, और वाई भी हमें सिर्फ फादर से मिलता है। अगर एक्स और एक्स है तो एक गर्ल चाइल्ड बनाता है, बॉय हो या गर्ल हो,
ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स कहाँ से लाते हैं? मदर से लाते हैं। एक ना एक एक्स क्रोमोसोम मदर से जरूर लाते हैं। फिर अगर उस लड़के में फिर अगर उस ऑफस्प्रिंग में फादर का भी एक्स क्रोमोसोम आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट का मदर का एक्स क्रोमोसोम है, अब अगर फादर का भी एक्स आ गया तो ये बनेगा गर्ल चाइल्ड। मदर का एक्स तो ऑलरेडी आएगा एक ना एक ऑफस्प्रिंग में, हर ऑफस्प्रिंग में आता ही ये मदर का। अब अगर पेरेंट का एक्स के बजाय फादर का एक्स के बजाय वाई क्रोमोसोम आ गया तो ये बॉय बनेगा। तो जो इस सेक्स का डिटर्मिनेशन सारा खेल है ये पेरेंट के क्रोमोसोम पे, फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि वो एक्स क्रोमोसोम उससे मिलता है या वाई क्रोमोसोम मिलता है उससे। अब एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है जो एक ऑर्गेनिज्म दिखाता है ओवर मिलियंस ईयर्स के ड्यूरेशन के दौरान। ये जो भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखाता है अपने अंदर, ये कैसे ये डेवलपमेंट दिखाता है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी जो वेरिएशन इसमें डेवलप हो जाती हैं वो फिर उन्हीं को एक्यूमुलेट करता है, फिर एक नई स्पीशीज बनाता है। एवोल्यूशन जो है ये एक नई स्पीशीज फिर आखिरकार बनता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाती है इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में। जितने भी वेरिएशंस आएंगी वो फिर एक साथ एक्यूमुलेट हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है, तो एक नई स्पीशीज बन जाती है। तो सबसे पहले थ्योरी जो एवोल्यूशन के बारे में दी थी वो थी जेबी एस हल्डेन की। इसने क्या कहा, जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो कहाँ से स्टार्ट हो गई? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो गई। फिर इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। अगर आप देखोगे हमारी सेल किन की बनी है? मॉलिक्यूल्स की बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी है, लिपिड्स की बनी है, प्रोटीन्स की बनी है। यही इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ऑर्गेनली बनाई। उन ऑर्गेनली ने फिर सेल बनाई। सेल हमारी बनाती है टिश्यू, टिश्यू हमारी बनाती है ऑर्गन। इसी तरह फिर ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल बन जाता है। यही है, ये कहता है ये भी हल्डेन, हम एक पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, फिर इसने डेवलपमेंट डेवलपमेंट करके अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर इसने अर्थ में ये एक सरवाइव कर पाया, अपने अपने आप को अडॉप्ट कर पाई इस वजह से। फिर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आया, इसके बारे में सबको पता ही होगा। इसने क्या दिया आइडिया? एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसने बोला हम नेचुरली सिलेक्ट होते हैं, हमें एनवायरनमेंट सिलेक्ट करता है। हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रांग होगा वो बचेगा और जो वीक होगा वो बच नहीं पाएगा। ये चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट था, जो कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वही हमारे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है कि कौन कैरेक्टर्स हमें मदद देंगी इस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए। और इस सारे कॉन्सेप्ट जो है ये मैकेनिज्म डिटेल में इसका दिया था मेंडल ने। स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन का मतलब है जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सिमिलर ट्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जितने भी अर्थ पे हैं वो किसी भी रेस के हैं, इनके कैरेक्टर ट्रेट जो है वो सिमिलर है कि हम एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ का आदमी, जम्मू एंड कश्मीर का आदमी कहीं भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ स्पेसिएशन कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और वहां से बच्चा पैदा हो सकता है। इसे हम स्पीशीज कहते हैं। तो स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं, जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं। एक इंसान एक कुत्ते के साथ ऐसा शादी करे तो फिर बच्चा वहां से पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए कुत्ता और ह्यूमन अलग अलग स्पीशीज है। द मैकेनिज्म और प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ व्हिच a new or distinct species from the pre-existing species due to various factors is called speciation। स्पेसिएशन का सिंपल टर्म्स में मतलब है एक नई स्पीशीज बनना। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो फिर एक टाइम आता है जब वो दोनों स्पीशीज जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि हम कैट्स की एग्जांपल ले सकते हैं और टाइगर की एग्जांपल ले सकते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे फैमिली के हैं, इनका कॉमन एंसेस्टर एक ही है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अलग वेरिएशंस दिखाई, इन्होंने अलग वेरिएशंस एक्युमुलेट की, फिर ये नई स्पीशीज ही बन गई। या ह्यूमन्स और चिंपैंजीज की बात करें, हमारा एंसेस्टर जो है वो एक ही है। इस स्पेसिएशन का जो है इसके कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक है आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, इसे हम आइसोलेशन भी कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ पॉपुलेशन आइसोलेशन भी कहते हैं। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। स्प्लिटिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या किया, लोग जो हैं वो दूर दूर इलाकों तक पहुंच गए। तो फिर कुछ, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, कश्मीर के लोग जो हैं वो जम्मू से अलग है, ज्योग्राफिकल
आइसोलेशन है, हमारे बीच जो है वो माउंटेन्स हैं। इस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हम क्या करते हैं, कश्मीर के लोग सिर्फ कश्मीर में शादी करते हैं ज़्यादातर, और जम्मू के लोग जो हैं वो जम्मू में ही ज़्यादातर शादी करते हैं। इस वजह से हमारे कैरेक्टर जो हैं वो अलग-अलग हो गए, तो हम एक अलग रेस बन गए। अभी तक हमें वो एक्यूमुलेशन इतनी हमें हुई नहीं कि हम स्पीशी बन गए। ये एग्जाम्पल के लिए कि हम एक अलग रेस बन गए कश्मीर की, और जम्मू जो है वो एक अलग रेस बन गई कश्मीर की। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है माउंटेन्स का, रिवर्स का, इसकी वजह से हम लोकल लेवल पे ही शादी करते हैं ज्यादातर। इसी तरह दूसरे एनिमल्स भी करते हैं, जो इनके नियर बाय फॉरेस्ट में एनिमल्स होंगे वो इन्हीं से मेटिंग करेंगे। तो धीरे धीरे जब ट्रांसफर ऑफ जीनस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे ही रिड्यूस हो जाता है, लोकल लेवल पे ही ट्रांसफर हो जाता है। पर कश्मीर के जीन जो है वो कश्मीर में ही रहेंगे, और जम्मू के जीन जो है वो जम्मू में ही रहेंगे। दूसरा क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि सडन चेंज आ जाती है जीन्स में, जेनेटिक किसी बदल जाती है, तो इसकी वजह से एक नई स्पीशीज पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल बीटल्स की बात करें, रेड और ग्रीन बीटल्स, अगर फॉरेस्ट में आग लगती है और सारे ग्रीन बीटल जो है वो खत्म हो जाएगी, तो पिछले जो भी बीटल्स का किस्म रहेगा वो सिर्फ रेड बीटल्स रहेगा, और यही फिर आगे अपनी जो है स्पीशीज वही चलाएंगे। इसी तरह है नेचुरल सिलेक्शन, हमें बहुत सारी वेरिएशंस आपने देख लिया, गमीट्स के थ्रू हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, डीएनए कॉपिंग के दौरान बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। वो वेरिएशन जब एक्यूमुलेट हो जाती हैं, उस वेरिएशन में कोई वेरिएशन अच्छी होगी, कोई वेरिएशन बुरी होगी। तो जो वेरिएशन अच्छी होगी हमारे सर्वाइव के लिए, जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होगी, उसको हमारा एनवायरनमेंट जो सिलेक्ट करेगा, उसे हम नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। और जब बाकी होगी वो खत्म हो जाएगा वो, और इस वजह से जो नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा न्यू वेरिएशन का, उसकी वजह से एक नई स्पीशीज एक टाइम के बाद बनती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टॉर्म में बर्ड्स जिनके लॉन्ग विंग्स होंगे वो मरेंगे, जिनके शॉर्ट विंग्स होंगे वो बचेंगे। ये अडॉप्टेशन है। तो इन्होंने एनवायरनमेंट ने इनको सिलेक्ट किया, शॉर्ट विंग्स वालों को सिलेक्ट किया, लॉन्ग विंग्स वाले जो है वो मर गए। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से फिर एक टाइम के बाद एक नई स्पीशी बन जाती। अब एवोल्यूशन जो है इसका रोल क्लासिफिकेशन में भी है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सिमिलर है, सिमिलर वही होगा जिनका जेनेटिक्स सेम होगा, जिनके ट्रेट्स सेम होंगे, जो ब्रीडिंग कर सकते हैं। जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ग्रुप में रख हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो अलग अलग ट्रेट्स दिखाते हैं वो हम अलग अलग ट्रेट्स अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क है। लिविंग थिंग जो भी है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल में, हमें सेल है, नॉन लिविंग में सेल नहीं होती है। इसी तरह अब ये एक ग्रुप बन गया, लिविंग और नॉन लिविंग। हम सेल में अब देखेंगे, जिस सेल में न्यूक्लियस होगा वो अलग ग्रुप बनेगा, और जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा वो अलग ग्रुप बनेगा। न्यूक्लियस वालों को हम क्या कहते हैं, यूकेरियोट्स। जिनमें न्यूक्लियस कम होता है, डेवलप्ड ही नहीं होता है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इसी तरह हम क्लास बना सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि सेल एक है या एक से ज्यादा है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इसी तरह हम ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये कुछ स्पीशीज जो है वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक ब्रदर और सिस्टर फैमिली में सबसे क्लोज हैं, तो इनका एक एंसेस्टर बनता है, कॉमन एंसेस्टर मतलब जिनसे ये पैदा हो गए हैं, वो क्या है, पेरेंट्स। इसी तरह यही एक लड़की और इसका कजन भी रिलेटेड है, पर इनका कॉमन एंसेस्टर फादर नहीं है, इनका ग्रैंड फादर बनेगा सेकंड जनरेशन में। इस वजह से हम पीछे पीछे जाके एक एवोल्यूशनरी रिलेशन प्रोसेस जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, एवोल्यूशन देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से एक्चुअल में आ गया। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, इसके लिए हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज या कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोलॉगस और एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्गेनिज वो होते हैं जिनका एंसेस्टर कॉमन होता है, पर फंक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, फंक्शन जो है डिफरेंट होती है। बेसिक ऑर्गन स्ट्रक्चर एक ही होता है। फॉर एग्जांपल हम मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, हमारे में चलने के लिए क्या है, लिम्बस होते हैं, 4 लिम्बस होते हैं। पर कुछ मैमल्स में देखोगे हमें लिम्बस वैसे के वैसे हैं, पर रेप्टाइल्स बर्ड्स में देखोगे तो 4 लिम्बस जो आगे के लिम्बस हैं, उन्होंने उसको क्या बनाया, उन्होंने उसको
फ्लाइट वो फेदर्स बना दिए। इसी तरह एनालॉगस कैरेक्टर्स क्या है जो सिमिलर फंक्शन रखते हैं पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बैट, बैट तो मैमल है, इसने भी उड़ने के लिए विंग्स बनाए हैं और बर्ड ने भी विंग्स बनाए हैं, पर बर्ड के विंग जो है वो रियल है, वो लिम्बस है, वो फोर लिम्बस है, पर जो बैट के विंग्स जो है वो स्किन का एक हिस्सा है। तो फंक्शन तो सेम है पर एंसेस्टर डिफरेंट है। फोसिलिस, फोसिलिस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए होते हैं और विद टाइम जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये प्रिजर्व हो जाते हैं। तो इस प्रिजर्वेशन के दौरान ये अपने पीछे कुछ सुराख छोड़ते हैं जिनको फिर हम पढ़ते हैं टाइम के लिए। तो अब हम फोसिलिस की बात करते हैं। फोसिलिस क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में आइस की वजह से या लावा की वजह से, मड की वजह से मरेंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, ये दफन होंगे और प्रिजर्व रह जाएंगे। फिर इस प्रिजर्वेशन के दौरान ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि ये अपने पीछे ट्रेसेस छोड़ते हैं, जैसे कि अपने डायनासोर के ट्रेसेस देखे होंगे। दैट अब हम बात करेंगे फोसिल्स के बारे में। तो फोसिल्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए होते हैं पर ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। यूजुअली जब हम किसी को दफन करते हैं तो वो डिकम्पोज सड़ जाता है, पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए होते हैं पर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस, हॉट लावा, मड की वजह से या आइस की वजह से वो प्रिजर्व हो जाते हैं, उन्हें हम फोसिल्स कहते हैं। ये अपने पीछे कुछ ट्रेसेस छोड़ते हैं, सुराख छोड़ते हैं, जैसे डायनासोर्स हैं, उन्होंने अपने ट्रेसेस छोड़े थे, वो फुटमार्क छोड़ते हैं या अपने बॉडी डिजाइन छोड़ते हैं जहां पर वो प्रिजर्व हुए थे। तो उनको हम फिर जियोलॉजिकल पीरियड में हम पढ़ सकते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं और इसकी वजह से हम एवोल्यूशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू फॉसिल को हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं और इसके स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब इसकी एज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी कैसे करते हैं, उसे हम डेटिंग कहते हैं या तो हम रिलेटिव डेटिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो जमीन में दफन ऊपर होगा वो न्यू होगा और जो नीचे दफन होगा वो ओल्ड होगा। इसे हम रिलेटिव टू दिस, यानी ये जो नीचे है रिलेटिव टू ऊपर वाला ये ओल्ड है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग का मतलब क्या हो गया, हमारे एलिमेंट्स होती हैं हमारे बॉडी में, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का ट्राइशियम है, कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 13 जो है, इनको हम स्टडी करते हैं। इनकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर वो कहीं भी किसी भी एज का क्यों ना हो। इसकी वजह से हम फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं और फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया था। पर एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे एडल्ट्स भी हैं जो एवोल्यूशन को समझते हैं कि ये एक प्रोग्रेस है। जैसे कि अब हम इवॉल्व हो गए तो शायद जो पिछले बाकी जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। Evolution of a new species does not indicate that the old species has been eliminated. वो कि पुरानी स्पीशी खत्म हो जाएगी और नई स्पीशी ही सिर्फ जिंदा रहेगी, ये एवोल्यूशन नहीं है। पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है इस एवोल्यूशन की वजह से एक डाइवर्सिटी पैदा होगी इस स्पीशीज में। नेचुरल सिलेक्शन जो और जेनेटिक ड्रिफ्ट ही स्पेसिएशन करता है, स्पेसिएशन नई स्पीशी बनाता है, इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुरानी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, पर एक डाइवर्स कम्युनिटी बन गई वर्ल्ड में। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ती है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। किसकी वजह से? स्पेसिएशन की वजह से। सिर्फ स्पीशी जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं वही एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड चिंपैंजीज, ये अलग अलग स्पीशीज हैं, कॉमन एंसेस्टर तो हमारा एक ही है, पर हम एक दूसरे के साथ
सिमिलरिटीज थोड़े तो रखते हैं पर रिप्रोडक्शन एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन एक स्पीशी है, चिंपैंजी एक स्पीशी है। प्रोग्रेस हम एवोल्यूशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, पर ह्यूमंस तो वहां पर रह ही नहीं सकते, वरना हम तो सबसे इवॉल्वड है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट कर सकते हैं। अब ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ह्यूमन हैज बीन ट्रेस्ड बाय वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सकेवेशन, टाइम डेटिंग खुदाई से, या टाइम डेटिंग जैसे कि फॉसिल्स की स्टडी से, या डीएनए सीक्वेंस से। डीएनए सीक्वेंस जो है वो मोस्टली यूज किए जाते हैं आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन देयर फीचर्स, कलर्स एटसेट्रा। कि आप या इंडिया के लोग जो हैं उनका अलग स्किन कलर है, उनका अलग हेयर है, उनका बॉडी डिजाइन अलग है, और जो अमेरिका में रहने वाले हैं उनका बॉडी डिजाइन अलग है। इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट रेसेस जो हैं वो बन गई है। हम सारे इतने डिफरेंट रेसेस हैं, अमेरिका के रहने वाले लोग डिफरेंट स्किन कलर के, इंडिया के लोग डिफरेंट स्किन कलर के, पर हम बिलोंग करते हैं एक ही स्पीशीज को, होमो सैपियंस जिसे कहते हैं, यानी ह्यूमंस। हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे जीन्स हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, और जीन्स भी कितने हैं। इसकी वजह से जितने भी जीन्स हमारी पॉपुलेशन में हैं एक स्पीशीज में होती हैं, इसे हम जीन पूल कहते हैं। इस जीन पूल, डिफरेंट जीन्स की वजह से हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट है। हमारे लुक्स डिफरेंट है, हमारी एबिलिटीज डिफरेंट है, हमारा हाइट, हमारी कलर, हमारा हेयर, हमारी हाइट, ये डिफरेंट है। सारे का जो है ये एवोल्यूशन में जब हम पढ़ते हैं तो अफ्रीका में हमारा ओरिजिन हुआ था, फिर अफ्रीका से माइग्रेशन हो गई वेस्ट एशिया, इंडिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया एटसेट्रा। इसकी वजह से जो डाइवर्स जीन पूल बन गया हमें, इसने हमें पूरी दुनिया में फैला दिया। थैंक यू।